हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है उससे रिलेटेड मैटर लाते रहते हैं। उसके 2 लेसन प्रोवाइड करा दिए हैं, जाके चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा जो अध्याय है, उसके बीच में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलनों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसानों ने जो अंग्रेजी शासन है, अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना दिया था, उन पर कर लगा दिए थे, जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। यह मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तब क्या होता था कि कुछ श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से श्रेणियों में बांटा गया था। तो इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। मतलब कि कोई भी अन्य राज्य से यहाँ पे आ सकता था या वहाँ पे जा सकता था। तो यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह कृषि पर निर्धारित था। जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले के लोग क्या थे, कृषि पे ही डिपेंडेड थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीवन में जो भी उन्होंने कमाया था वो सारा का सारा कृषि से ही कमाया था। तो उसके बाद में क्या हुआ, कृषकों में अधिकांश जाति थी, धाकड़ जनजाति के लोग रहते थे वहाँ पे, धाकड़ जाति के। तो जाति के रूप में वे संगठित थे तथा पंचायत व्यवस्था में इनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम क्या था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो आपको ये पता लगा होगा बिजोलिया किसान आंदोलन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भीलवाड़ा से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे जिसका जो प्रथम चरण है वो है 1897 ईस्वी से 1915 तक था। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। आंदोलन आंदोलन जो था वो उसका जो द्वितीय चरण था वो 1915 से आरंभ हुआ, 1923 तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में जो आंदोलन का संचालन था वो राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। उसके बाद में यह राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया था। तीसरा चरण जो कि 1941 में समाप्त हुआ, उसका आंदोलन देखने वाला था। 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुर गांव में एकत्र हो गए। वहाँ पे उन्होंने अपने अत्याचार और शोषण के बारे में बताया। उसके बाद में क्या हुआ कि जो वहाँ की रियासती सरकारें थी उन्होंने जो किसान है उसके ऊपर विरोध नीति अपनाने का प्रोत्साहन बनाए रखा, और 1903 में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया कर लागू कर दिया जिसका नाम क्या था, चमरी कर, जो कि लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये ठिकाने में जमा करवाने पड़ते थे। उसके बाद में है अपमानजनक कर के लागू होने के बाद किसानों में और ज़्यादा ही रोष व्याप्त होना स्वाभाविक था। उन्होंने 2 वर्षों तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1906 में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया था। उसके स्थान पर निकट का एक संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बन गया। अब बिजोलिया का जो स्वामी था या राजा था वो कौन था, पृथ्वी सिंह। उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई कर जमा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उसने नया कर लगा दिया, तलवार बंदाई कर। उसके बाद में किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया। उसके पुत्र केसरी सिंह अल्प वयस्क था, मतलब कि अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि राजा की पदवी ले सके। उसके बाद में किंतु किसानों को फिर से कोई खास फायदा नहीं हुआ, उनके हालात जस के तस नहीं हुए। उसके बाद में आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है, जिसके बीच में 1916 में विजय सिंह पथिक आते हैं, जिसका वास्तविक जो नाम है वो है भूप सिंह। इसके बीच में ये बताया गया कि उन्होंने सुनियोजित रूप से किसानों को संगठित किया और आंदोलन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने के एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, मतलब कि कर्मचारी का पद उन्होंने लिया हुआ था या पोस्ट पे थे, उन्होंने फिर जो भी किसान थे वो पथिक जी के संपर्क में आ गए, उनसे प्रभावित हो गए और ठिकाने की नौकरी से पथिक जी ने अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक जी से आजीवन देश सेवा के लिए अपना कार्य ही सबसे ऊपर माना। तो पथिक के साथ किसानों ने संगठित होकर कार्य करना शुरू कर दिया। साधु सीताराम दास का भी पथिक के साथ बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक उपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो विजय सिंह पथिक थे उन्हें किस नाम से वहाँ के लोग संबोधित क्या करते थे, तो उनका नाम क्या है, महात्मा जी।
तो 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी गई। पथिक जी ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया गया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया और इस ठिकाने पर कर्मचारियों ने उस पर पकड़ लिया और उसे कैद कर दिया गया। उसके बाद में क्या हुआ कि किसान की जो पंचायत थी उसके हिसाब से किसानों का जत्था बिजौलिया पहुंच गया और नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त करा दिया गया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। उसके बाद में क्या हुआ कि पथिक जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ संपर्क किया और उसके बीच में अपनी कहानी लिख दी बिजौलिया किसान आंदोलन की। महात्मा जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को मुंबई आमंत्रित किया। पथिक ने बिजौलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया, जिससे गांधी जी प्रभावित हुए और गांधी जी ने अपनी तरफ से एक अधिकारी को वहाँ पे भेज दिया था, ठीक है, कि वहाँ की जो जांच करके आए कि वहाँ पे इस तरह का कुछ हो भी रहा है नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि 1920 ईस्वी में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। उसके बाद में ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजौलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए, नहीं तो ये क्या है, बहुत बड़ा ही रूप ले लेगा। उसके बाद में ये कुछ नाम है। उसके बाद में 1922 ईस्वी को ठिकाने और किसान पंचायतों के बीच में समझौता हो गया। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकारा था। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई थी, जिसमें से 35 लागें मतलब 35 जो कर थे वो समाप्त कर दिए गए थे। 1922 में इस आंदोलन को समाप्त हुआ। एक बार तो समाप्त हो गया था। उसके बाद में क्या कि असहयोग आंदोलन के समाप्त होते होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजौलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन कर दिया और नए लागे वहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। 1923 से 1926 का समय किसानों के लिए बड़ी तकलीफ का था। मार्च 1927 में किसान ने पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा भी स्थापित हुए और जो पथिक जी थे उन्होंने भूमि को छोड़ने का निर्णय किसानों को कहा कि आप भूमि को छोड़ दीजिए। इसके बाद में उन्होंने अन्य नेताओं से बात कर आगे बातचीत करने का और किसानों की समस्या का समाधान करवाने का फैसला किया। किसानों को उनकी ज़मीनें वापस दे दी गई और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये आपने देख लिया होगा कि ये आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला है। उसके बाद में आता है बेंगू किसान आंदोलन। तो जो ये बेंगू किसान आंदोलन था ये 1921 में था स्टार्ट हुआ और ये रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में लड़ा गया था। मेनाल के बेरगुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए थे। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। बेंगू के ठिकानेदारों ने कृषकों को से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसे असामान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में भरतपुर किसान आंदोलन। जो भरतपुर किसान आंदोलन में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ पे 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ पे 5 जातियाँ थी, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि होगी। भू राजस्व अधिकारी लंबेदारों ने इसे बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया और 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हो गए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये छोटे छोटे आंदोलन है, ये आप नॉर्मली भाषा में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है मेव किसान आंदोलन, जो कि 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था द्वारा स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित किया गया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया गया था। राज्य सरकारों ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित किया गया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र हो गया और 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के महत्व मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया और उस रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी हो गया। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है अलवर व किसान आंदोलन व नीमोचना हत्याकांड के अलावा 2 को और राज्य
इसके अंदर किसान आंदोलन रह गए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ। और जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको जाकर जरूर देखें। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक दे देंगे आपको, नहीं तो आप सीधा टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं पॉइंट आवर क्लासेस, या फिर आप लिख सकते हैं NCERT 9th क्लास, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाकर जरूर ज्वाइन करें और सभी के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।